नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के उन 8 सालों की। एक ऐसा दौर जब आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं बल्कि अपनों के बीच भी लड़ी जा रही थी। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब आज़ादी का रास्ता बहुत पेचीदा हो गया था। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य था तो दूसरी तरफ हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बीच मतभेद गहरे होते जा रहे थे। कहानी की शुरुआत होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर से। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र वही थी, लेकिन अंदर ही अंदर दो बहुत बड़े नेताओं के बीच विचारों का एक टकराव चल रहा था। तो देखिए, दो बहुत बड़े विजन आमने सामने थे। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका मानना था कि आज़ादी धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर एक बड़े जन आंदोलन से मिलेगी, और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, जो कहते थे नहीं, अब और इंतजार नहीं, अंग्रेजों को फौरन एक अल्टीमेटम दो और सीधी कार्रवाई करो। और ये जो टकराव था ना, ये 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस सेशन में खुल के सामने आ गया। अब हुआ ये कि इस सत्ता संघर्ष में बोस चुनाव तो जीत गए, लेकिन उन्हें काम करने के लिए पूरा सपोर्ट नहीं मिला, तो आखिर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपना एक अलग गुट बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए, ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं था, ये आंदोलन के अंदर एक बहुत बड़ा रणनीतिक बंटवारा था, जिसका असर आगे चलकर दिखना ही। और ठीक उसी समय जब भारत के अंदर ये सब चल रहा था, दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा। एक ऐसा संकट जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। हुआ ये कि ब्रिटेन ने भारत से बिना पूछे बिना सलाह किए हमें दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया। सभी कांग्रेस मंत्रालयों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। ये एक तरह का सीधा संदेश था। इस एक फैसले ने भारत के राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा बांट दिया। कांग्रेस ने कहा, पहले हमें आज़ादी दो, फिर युद्ध में समर्थन की बात करना। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने इसमें एक मौका देखा। उन्होंने अंग्रेजों से कहा, हम आपका साथ देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप हमें भारत के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मानें। अब जैसे जैसे युद्ध में ब्रिटेन की हालत पतली होने लगी, उन्हें अचानक भारत के सहयोग की जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने प्रस्तावों की झड़ी लगा दी। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये प्रस्ताव बहुत कम और बहुत देर से नहीं आ रहे थे। ब्रिटेन का जो पहला बड़ा प्रस्ताव आया वो था ऑगस्ट ऑफर। ये सीधे सीधे यूरोप में उनकी खराब हालत का नतीजा था। फ्रांस हार चुका था और ब्रिटेन खुद पर हो रहे हमलों से जूझ रहा था। इसमें वादा किया गया था कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, मतलब पूरी आज़ादी नहीं बल्कि ब्रिटिश राज के अंदर ही स्वशासन। जाहिर है कांग्रेस के लिए ये काफ़ी नहीं था, और इसी प्रस्ताव ने मुस्लिम लीग को एक तरह की वीटो पावर देकर और मजबूत कर दिया, क्योंकि इसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यकों की मर्जी के बिना कोई संविधान नहीं बनेगा। फिर जैसे ही जापानी फौजें भारत की सरहदों तक पहुंचने लगी, ब्रिटेन पर जबरदस्त दबाव बना। तब उन्होंने एक और ज्यादा ठोस दिखने वाला प्रस्ताव भेजा। लेकिन क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें भी बस भविष्य के वादे थे, फौरन सत्ता देने की कोई बात नहीं थी, और रक्षा का कंट्रोल तो अंग्रेजों ने अपने ही पास रखा था। सबसे बड़ी बात, इसमें प्रांतों को देश से अलग होने का अधिकार दिया गया था। एक ऐसा आइडिया जो कांग्रेस के लिए भारत की एकता पर सीधा हमला था। और यहीं पर महात्मा गांधी ने वो मशहूर बात कही जिसने इस पूरे मिशन को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, यह प्रस्ताव तो एक दिवालिया हो रहे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। सोचिए कितनी गहरी बात थी। मतलब एक ऐसा बैंक जो खुद डूब रहा है, वो हमें भविष्य की तारीख का चेक दे रहा है, क्या भरोसा। तो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए और निराशा बढ़ने लगी, तब ब्रिटिश शासन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली चुनौती की जमीन तैयार हो गई। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने एक जोरदार नारा दिया जिसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी, करो या मरो। इसका मतलब साफ था, अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। पर यह सिर्फ एक नारा नहीं था, ये पूरी तरह से सविनय अवज्ञा का एक एक्शन प्लान था। गांधी जी ने समाज के हर वर्ग को, सरकारी कर्मचारियों से लेकर सैनिकों, छात्रों और किसानों तक, सबको साफ साफ निर्देश दिए कि ब्रिटिश राज को कैसे ठप करना है। अंग्रेजों ने भी फौरन एक्शन लिया। रातों रात कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन नेताओं के बिना ये आंदोलन और भी ज्यादा फैल गया। ये एक ऐसा विद्रोह बन गया जिसका कोई एक लीडर नहीं था। देश भर में लोगों ने खुद पहल की और कई जगहों पर तो अपनी समानांतर सरकारें तक बना ली।
एक तरफ भारत के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ देश के बाहर आज़ादी के लिए एक बिल्कुल अलग तरह का संघर्ष तैयार हो रहा था। ये थी इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA, और इसके लीडर थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी से अलग बोस का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध की शक्तियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय युद्धबंदियों और बाहर रह रहे भारतीयों की एक फौज तैयार की। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि भले ही उनके तरीके अलग थे, INA ने भी भारत के बड़े राष्ट्रवादी नेताओं से ही प्रेरणा ली। उन्होंने अपनी ब्रिगेड के नाम गांधी, नेहरू और आज़ाद के नाम पर रखे। ये इस बात का सबूत था कि मंजिल तो सबकी एक ही थी, भारत की आज़ादी। अब जैसे ही जैसे युद्ध खत्म होने के करीब आ रहा था, राजनीति का फोकस बदलने लगा। अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि एक नया और ज्यादा मुश्किल संघर्ष सामने आ रहा था, एक अखंड भारत के भविष्य का सवाल। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई को भरने की एक कोशिश हुई, जिसे CR फॉर्मूला कहते हैं। लेकिन इस कोशिश से ये और भी साफ हो गया कि दोनों कितने अलग हो चुके थे। कांग्रेस कहती थी कि आज़ादी के बाद जनमत संग्रह करा लेंगे, लेकिन लीग की मांग थी कि बंटवारा आज़ादी से पहले ही हो। इस दौर का आखिरी ब्रिटिश प्रस्ताव वीविल प्लान भी शिमला कॉन्फ्रेंस में आकर दम तोड़ गया। वजह प्रतिनिधित्व का सवाल। मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ गई कि सारे मुस्लिम सदस्यों को चुनने का हक सिर्फ उन्हीं का है। ये एक ऐसी मांग थी जिसे कांग्रेस कभी मान ही नहीं सकती थी, और इस नाकामी ने बंटवारे की नींव को और भी पक्का कर दिया। तो इस तरह 1945 तक भारत एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां सवाल अब ये नहीं था कि भारत कब आज़ाद होगा। असली सवाल ये बन गया था कि वो आज़ाद भारत कैसा दिखेगा। नेता बटे हुए थे, रास्ते अलग हो रहे थे, और एक अखंड भारत का सपना एक बहुत बड़े सवालिया निशान के साथ खड़ा था।